हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन किए थे और उसके बाद आज हम लोग आगे आव्यूह के प्रकार टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं और जितने भी प्रकार के आव्यूह होंगे उनको हम बारी बारी से आपको समझाते चलते हैं। सबसे पहले आव्यूह के प्रकार में आपको सबसे पहले मिलता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति आव्यूह देखिए, नाम से ही क्लियर होता है। पंक्ति आव्यूह का मतलब वैसी आव्यूह यानी वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। देख सकते हैं यहाँ डिफिनीशन, वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। तो जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह। तो इसका मतलब कि इसमें एक पंक्ति के अलावा स्तंभ कितना हो सकता है? एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि जिसमें एक पंक्ति होगा उसको पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। स्तंभ कितना हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। पंक्ति का मतलब जानते ही हैं, इस तरह की जो लाइनें होती है उसको पंक्ति बोलते हैं और इस तरह की लाइनें को हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो अब देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण कि यहाँ पे दिया है 5 0 3। 5 0 3 है। तो इसमें अगर इस तरह से हम लोग देखा जाए, लाइनिंग खींचा जाए तो एक पंक्ति होगा और स्तंभ कितना होगा? 1 2 3, 3 स्तंभ है। इसका मतलब कि इसमें एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो इसका मतलब कि अगर एक पंक्ति हो गया तो इसको हम लोग कौन सा जो है आव्यूह बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसी में एक और दिया है एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया है 2। देखिए यहाँ पे दिया है 2, केवल 2 है। केवल 2 है तो इसका मतलब कि इसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ है। तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 1/1 हो गई। तो ये भी क्या है? एक पंक्ति आव्यूह है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग आगे चल के एकल आव्यूह बोलेंगे, जिसमें एक होता है तो उसको एकल बोलते हैं, लेकिन ये पंक्ति आव्यूह में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब बस ध्यान देंगे कि पंक्ति आव्यूह होने के लिए एक पंक्ति होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, दूसरा है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए, इसमें उसमें पंक्ति आव्यूह था तो एक पंक्ति होता था, तो इसमें स्तंभ आव्यूह है तो इसमें कितना स्तंभ होगा? एक। तो इसका मतलब कि वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। तो जिसमें एक स्तंभ होता है उसको स्तंभ आव्यूह बोलते हैं और जिसमें एक पंक्ति होता है उसको पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। तो दोनों ही क्लियर हो गया। आपको एग्जाम्पल यहाँ दिखा देते हैं। देखिए, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 1 2 3, 3 पंक्ति है, स्तंभ कितना है? एक। इसका मतलब कि इसमें एक स्तंभ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी एक स्तंभ आव्यूह है। तो ये पंक्ति भी होगा और स्तंभ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें एक स्तंभ है और एक पंक्ति है। तो इसका मतलब कि जिसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ होगा उसी को आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एकल आव्यूह में। देखिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है एकल आव्यूह। तो आपको क्लियर करा दें यहाँ पे कि जिसमें एक पंक्ति होगा उसको पंक्ति आव्यूह बोलेंगे, जिसमें एक स्तंभ होगा उसको स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल आपको बताते हैं स्तंभ आव्यूह का। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू यहाँ 2 और यहाँ पे दे दिया 2 और 3 ऐसा। तो देखिए पंक्ति कितना है? एक और एक, दो दो पंक्ति है। स्तंभ कितना है? एक स्तंभ है, तो इसलिए स्तंभ आव्यूह होगा। तो याद रखेंगे, जिसमें एक पंक्ति होगा उसको पंक्ति आव्यूह, जिसमें एक स्तंभ होगा उसको स्तंभ आव्यूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एकल आव्यूह। एकल आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स। देखिए एकल आव्यूह, एकल का मतलब होता है एक। तो वैसा आव्यूह यानी वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक अवयव हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकल आव्यूह। देख सकते हैं आप डिफिनीशन यहाँ से, यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही अवयव हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एकल आव्यूह बोलेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे। तो एक आव्यूह का मतलब कि इसमें पंक्ति भी एक होगा और स्तंभ भी एक होगा। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ देखिए केवल 2 है, इसमें एक पंक्ति एक स्तंभ है, सिंगल है। इसमें देखिए सिंगल अवयव है, इसमें भी सिंगल है, एक ही अवयव ए है, इसमें भी -3 एक ही अवयव है। इसका मतलब कि जिस आव्यूह में केवल एक अवयव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकल आव्यूह बोलेंगे। क्लियर हो गया?
तो 3 अवयव हम लोग पढ़ लिए। पहला पंक्ति, पंक्ति में केवल एक पंक्ति होगा। दूसरा स्तंभ में केवल एक स्तंभ होगा। और तीसरा हो गया एकल। एकल का मतलब होता है जिसमें केवल एक अवयव होगा। इसका मतलब कि उसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या हमेशा एक ही होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकल अवयव। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और तो मिलता है हम लोग को शून्य अवयव। देखिए शून्य अवयव क्या होता है। शून्य अवयव जो है एक ऐसा अवयव होता है, इसी को हम लोग देखिए शून्य अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या तो जीरो मैट्रिक्स। तो शून्य अवयव एक ऐसा अवयव है जिसमें अवयव के सभी अवयव शून्य हों। इसका मतलब कि अगर कोई आपको अवयव दिया हुआ है और उसके सभी अवयव, टोटल अवयव अगर जीरो हो जाए, तो वैसे अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य अवयव बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका शून्य अवयव है, क्योंकि इस अवयव में केवल एक ही अवयव है, जीरो। तो इसको हम लोग शून्य अवयव बोलेंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा ये हो गया, तो ये हो जाएगा जीरो 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 जीरो, ये हो गया आपका। उसके बाद तीसरा देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये देख सकते हैं, दो पंक्ति और ये कितना, तीन स्तंभ। इसका मतलब कि यहाँ पे इसका कोटि 2/3 होगा, तो ये हो गया इसका कोटि। उसके बाद ये हो गया आपका जीरो जीरो, और यहाँ पे इस तरह से इसका मतलब कि एक इसका पंक्ति है और इसका दो स्तंभ है, तो 1/2 कोटि का ये शून्य अवयव है। तो इसका मतलब कि शून्य अवयव वैसा अवयव होगा जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। शून्य अवयव के बाद नेक्स्ट आएगा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी अवयव में देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब एकदम इस तरह का शेप रहेगा आपका। वर्ग का मतलब आपको अगर बता दें, वर्ग वर्ग किसको बोलते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। इसका मतलब कि जितनी लंबाई और उतनी चौड़ाई, आपको बताया गया होगा पीछे कि वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। उसका शेप बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। तो उसी के जैसा इसमें भी है। तो वर्ग अवयव क्या होगा, देखिए वर्ग अवयव का मतलब होता है अवयव चलता है पंक्ति और स्तंभ पे। तो वर्ग अवयव किसको बोलते हैं, यदि किसी अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों का मान बराबर आएगा, दोनों की संख्या बराबर होगी, तो वैसे अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव बोलेंगे। इसमें देखिए जैसे आपको इसको लिखे कैसे, ए इक्वल टू, अगर ए आई जे m/n ऑर्डर का एक जो है मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू स्मॉल ए आई जे m/n ऑर्डर का एक वर्ग अवयव है, तो ये वर्ग अवयव कब माना जाएगा, जब m बराबर n होगा। अगर आपको याद होगा तो 3.1 3.1 जो एक्सरसाइज था, उसमें क्वेश्चन आया था कि a इक्वल टू ए आई जे m/n कोटि का अगर एक वर्ग अवयव है, तो उस केस में आपको 4 ऑप्शन दिया था कि m ग्रेटर दैन n, m लेस दैन n, m इक्वल टू n, इस तरह का। तो देखिए m इक्वल टू n यहाँ पे बताए थे कि जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखेंगे। अब देखिए इस वर्ग अवयव में अगर देखा जाए तो पंक्ति और स्तंभ कहाँ कहाँ बराबर हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको लाइनिंग दिखा रहा है इस तरह से, ये इसके अंदर जो भी अवयव है, A11 A22 A33, इसमें I और J, इसमें I और J 1 है, इसमें I और J 2 है, इसमें I और J 3 है। इसका मतलब कि इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तो इसमें A11 A22 A33, ये तीनों जो है, देखिए तीनों जो एलिमेंट है इसमें I और J का मान बराबर है। इसीलिए इसको, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो वर्ग अवयव में जहाँ पे आई और जे, जो अवयव आई और जे में दिख रहा, सॉरी, जो है अवयव में आई और जे का मान बराबर है, उसको अगर इस तरह से देखा जाए तो देखिए एक विकर्ण दिख रहा है, इस तरह से विकर्ण दिख रहा है। तो इस विकर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। इसको आप याद रखिएगा, इस विकर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। इसको याद रखेंगे आप, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसका मतलब कि इस वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण कौन है, A11
A22 A33 वाला अवयव। तो ये जो है आपका मुख्य विकर्ण का अवयव होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण कौन होता है, तो आप ध्यान देंगे कि जो लाइन मतलब कि जिस अवयव में आई और जे दोनों बराबर हो, उससे अगर हम कोई लाइन एक खींचते हैं इस तरह से, तो ये जो लाइन होगी यानी ये जो विकर्ण आपको जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या तो लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया आपका मुख्य विकर्ण। अब मुख्य विकर्ण का अगर कोई पूछे कि मुख्य विकर्ण का अवयव क्या है, तो इसमें जो A11 है, A22 है, A33 है, इसको हम लोग मुख्य विकर्ण का अवयव बोलते हैं। तो इन अवयवों से बनने वाले विकर्ण को मुख्य विकर्ण बोलेंगे। और उस जो है मुख्य विकर्ण में जो भी अवयव आएंगे वो उसका जो है अवयव कहलाएगा। तो A11 A22 A33 जो है क्या कहलाएगा, मुख्य विकर्ण का अवयव कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे वर्ग आव्यूह किसको बोलते हैं। वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है, और उसके बाद ये वाला जो विकर्ण है इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं, और इसमें आने वाला जो अवयव होता है उसको मुख्य विकर्ण का अवयव बोलते हैं। तो देखिए ये जो आपको एग्जाम्पल आपको जो दिया हुआ है, ये कितने कोटि का है, 3/3 का दिख रहा है। तो 3/3 का मतलब कि इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होने के चलते ये कैसा आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह होगा। चलिए अगला एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 5 3 -7। तो देखिए इसमें पंक्ति कितना है, 2, स्तंभ कितना है, 2। इसका मतलब कि ये 2/2 कोटि का है। तो 2/2 कोटि का है तो ये क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा, क्योंकि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों क्या है, बराबर है। इसमें मुख्य विकर्ण का अवयव कौन होगा, इसमें मुख्य विकर्ण का अवयव होगा 2 और -7। तो अब क्लियर हो गया होगा वर्ग आव्यूह। चलिए वर्ग आव्यूह में थोड़ा सा एक चीज़ और बताते हैं आपको। अगला टाइप होता है आयताकार आव्यूह, लेकिन आयताकार आव्यूह आपको लिखवाएंगे नहीं अलग से, बस आपको समझा देते हैं। तो देखिए वर्ग आव्यूह होने के लिए पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। तो जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी उसको वर्ग आव्यूह बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है कि सर अगर पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर न हो तब वैसे आव्यूह को क्या नाम देंगे। तो देखिए अगर आपको पंक्ति यदि m नॉट इक्वल टू n होगा, इसका मतलब कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर नहीं होगी, तो उस केस में हम लोग वैसे आव्यूह को क्या बोलेंगे, आयताकार आव्यूह बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो दिया हुआ है कि यदि m नॉट इक्वल टू n, इसका मतलब कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर नहीं हो, तो उस केस में वैसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे, आयताकार आव्यूह बोलेंगे। तो आयताकार आव्यूह का भी डिफिनीशन आप जान गए। तो आयताकार आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है a इक्वल टू जैसे 2 3 4 5 6 7। तो देखिए इसमें पंक्ति कितना है, पंक्ति 2 है, स्तंभ कितना है, 3 है, तो 2/3। इसका मतलब कि देखिए पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह नहीं बोलेंगे। तो वर्ग आव्यूह होने के लिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 एक और हो जाता तब ये वर्ग आव्यूह हो जाता, क्योंकि ये 3/3 हो जाता फिर। तो याद रखेंगे जिसमें पंक्ति स्तंभ बराबर होंगे उसको वर्ग आव्यूह बोलेंगे, जिसमें पंक्ति स्तंभ बराबर नहीं होंगे उसको वर्ग आव्यूह नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, आयताकार आव्यूह। जो चीज़ आपको समझा है वही चीज़ यहाँ पे देखिए ये सब लिखा हुआ है कि A11 A22 A33 ANN n तक चला जाएगा, तो उसको हम लोग विकर्ण अवयव बोलेंगे, ठीक है। और उससे जो भी इस तरह से रेखाएं जो इसे खींचेंगे हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह के क्वेश्चन हमेशा ही बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी आपको मिला था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया, पॉइंट नंबर 5 तक। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है, विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन देखते हैं। देखिए वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण समझते हैं, ये जो होता है मुख्य विकर्ण इस तरह का, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य, तब वैसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। तो मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होने का मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है जिसमें दिया है अवयव इसका। इस एग्जाम्पल में जो अवयव दिया है आव्यूह में 2
जीरो जीरो, उसके बाद जीरो, तीन, जीरो, 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 चार, ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें मुख्य विकर्ण क्या होगा, इसमें जो मुख्य विकर्ण होगा वो ये वाला होगा आपका। मुख्य विकर्ण में आने वाला जो भी अवयव होगा, दो, तीन और चार, इसका मतलब कि दो, तीन, चार मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके जितने भी अवयव हैं वो सब क्या है, शून्य है। तो वैसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण अवयव। जैसे में कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जैसे a बराबर 2007, तो बताइए कितने कोटि का है, दो बाई दो दिख रहा है, दो पंक्ति दो स्तंभ, दो बाई दो का है। तो इसमें अगर मुख्य विकर्ण देखा जाए तो इसमें मुख्य विकर्ण कौन है, इसमें आपका मुख्य विकर्ण हो जाएगा ये, मुख्य विकर्ण ये हो गया, तो इसको छोड़ के बाकी ये भी जीरो, ये भी जीरो है, तो ये भी क्या है, विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव को लिखने का एक और तरीका है, इस तरह से देखिए, अगर ये ऐसे दिया हुआ है दो, तीन, चार, दिख रहा है आपको, दो, तीन, चार, अगर विकर्ण अवयव को लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, DIAG, डायगोनल हो गया। और डायगोनल मैट्रिक्स में लिखना होगा तो यहाँ पे देखिए, ये जो अवयव है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 4, 2 3 4, ये हो जाएगा आपका। इसका मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स 2 3 4 इस तरह का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इकाई अवयव। इकाई या तत्समक अवयव एक ही चीज़ है। इकाई या तत्समक अवयव को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला अवयव है इकाई अवयव। इकाई अवयव किसको बोलेंगे, इकाई अवयव को ही दूसरे नाम से तत्समक अवयव, इसी को इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट दिया है, वह अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, वन है। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, वन, तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो। तो वैसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, वन वन हो। इसका मतलब कि मुख्य विकर्ण में जो भी अवयव आए वो वन वन है। इकाई का मतलब ही होता है एक। तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होना चाहिए, और उसके अलावे सभी अवयव जो है क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो वैसा अवयव, फिर से सुन लीजिए, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव वन वन हो, एक एक हो, और उसके अलावे बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। यहाँ देखिए ध्यान से, बाकी सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तब जाके वैसे अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई अवयव। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होना चाहिए, और इसके अलावा जो भी अवयव आपको बच रहा है वो सब शून्य होना चाहिए। तब वैसे केस में उसको हम लोग तत्समक अवयव बोलेंगे या तो इकाई अवयव बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग इसका एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं, देखिए इसको। तो ये है आपका वन, वन दिख रहा है। इसमें देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो वन एक केवल लिखा है, वन वन है, तो इसमें एक ही डायगोनल है, ठीक है। तो एक कोटि का है, तो ये भी आपको इकाई अवयव है। इसी में हम लोग आगे देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए इस तरह से, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है जिसका अवयव 1 0 0 1 है। तो अगर देखा जाए तो इसका मुख्य विकर्ण कौन है, इसका मुख्य विकर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण के अलावा जो भी अवयव है वो शून्य है, और मुख्य विकर्ण में हमेशा अवयव क्या है, वन वन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई अवयव बोलेंगे। इसमें भी देखिए तीन कोटि का अवयव दिया है। तो इसमें मुख्य विकर्ण का जो भी अवयव है वो वन 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 है, और बाकी सब जीरो है। इसका मतलब कि अगर आप देखें तो मुख्य विकर्ण में अगर जो भी अवयव दिया है तो वन है, और बाकी सब अवयव क्या है, शून्य है। तो मुख्य विकर्ण में अगर केवल एक रहे और बाकी अवयव शून्य रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्समक या इकाई अवयव बोलेंगे। अगर कहीं यहाँ वन के बदले यहाँ पे टू होता तब ये इकाई अवयव नहीं होता, क्योंकि मुख्य विकर्ण में एक एक तो है लेकिन यहाँ पे दो आ गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अवयव नहीं बोलते। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इकाई अवयव को हमेशा आई से डिनोट किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपको दो कोटि का अगर इकाई अवयव लिखना है तो आई बराबर ये 1 0 0 1, ये दो कोटि का है, तो यहाँ पे I2 लिख लेंगे। I2 का मतलब होता है कि जो भी इकाई अवयव है वो कितने कोटि का आप लिखने वाले हैं, दो। तो अगर कहीं बुक्स में आपको इस तरह से कहीं मिल जाए I3, क्योंकि आगे मिलेगा, आपको आगे मिलेगा क्वेश्चन कि I3 I2
लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन के दौरान, तो आप समझ जाएंगे कि I3 का मतलब कि जो भी इकाई अवयव हमसे मांग रहा है क्वेश्चन, वो कितने कोटि का, 2 कोटि का। तो इसका अवयव ऐसे लिखेंगे 1001 हो गया। अगर 3 कोटि का मांगेगा तो 3 कोटि का मांगेगा तो उसको ऐसे लिखेंगे 100 0 0 0 0 1, इस तरह से लिख लेंगे। तो जितने कोटि का आपको मांगेगा उस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं उसको। चलिए, इकाई अवयव के बाद अगला आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव सेम जो है इसी के जैसा है, बस उसमें जो है एक एक था मुख्य विकर्ण का अवयव, इसमें जो है सेम होगा कोई भी। तो देखिए अदिश अवयव क्या होता है। अदिश अवयव को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो अदिश अवयव वर्ग वह वर्गावयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, बराबर हो। कोई भी अवयव होना चाहिए लेकिन वो सब सेम होना चाहिए, जैसे 5 5 5, 4 4 4, 4 2 सॉरी 3 3, 1 1, 1 1 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वह अवयव यानी वह वर्गावयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब वैसे जो है अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश अवयव बोलते हैं। और मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सब अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, वह वर्गावयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होना चाहिए और उस मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके जो भी अवयव रहेगा उन सब का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तब वैसे अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश अवयव बोलेंगे। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि जो इकाई अवयव, जो हम लोग पीछे पढ़े थे, इकाई अवयव तथा शून्य अवयव, वो सब जो है अदिश अवयव हैं, क्योंकि वो भी तो अवयव है। तो इसका मतलब कि इकाई अवयव और वर्ग अवयव हमेशा कैसा होता है, अदिश अवयव होता है। तो अदिश अवयव क्लियर हो गया। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल इसमें दिखा देते हैं। तो देखिए ए इक्वल टू, जैसे मान लीजिए ये 2 बाई 2 कोटि का हम लिखने वाले हैं, 2 बाई 2, इसका मतलब कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ, वर्ग अवयव। हमेशा याद रखेंगे कि अदिश अवयव किसका परिभाषित होगा, वर्ग अवयव का। तो वर्ग अवयव के लिए मुख्य विकर्ण का सभी अवयव सेम होना चाहिए। तो ऐसे लिखते हैं जैसे 2 0 0 2 हो गया ना, 2 0 0 2, इसका मतलब ये देखिए ये हो गया आपका मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण का जो भी अवयव है सेम सेम है, और इसके अलावा जो भी अवयव बाकी बच रहा है वो सब क्या है, शून्य है। तो इसको अदिश अवयव बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 3 होता, यहाँ भी 3 होता, तब पर भी हो जाता ये। लेकिन ये यहाँ 3 होता, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ए इक्वल टू लेते हैं, यहाँ पे 3 होता, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 7, तो ये जो है आपको अदिश अवयव नहीं होता। अदिश अवयव होने के लिए यहाँ भी 3 होना चाहिए, या तो यहाँ अगर 7 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अगर मुख्य विकर्ण के अवयव सेम हो और इसके अलावा बाकी सभी अवयव शून्य हो, तब वैसे अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश अवयव। और आप नोट्स में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकाई अवयव और शून्य अवयव, शून्य वर्ग अवयव हमेशा ही जो है अदिश अवयव होते हैं। तो इसका मतलब कि वर्ग अवयव, इकाई अवयव, अदिश अवयव और शून्य अवयव, शून्य अवयव तो बोल ही दिए हैं, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है। ये जितने भी अवयव अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब जो है किस पे डिपेंड है, सब वर्ग अवयव से निकला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ग अवयव हो गया, विकर्ण अवयव हो गया, उसके बाद इकाई अवयव हो गया, उसके बाद अदिश अवयव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है त्रिभुजाकार या त्रिभुजाकार अवयव या तो त्रिभुजी अवयव, एक ही नाम है, याद रखेंगे। त्रिभुजी अवयव या तो त्रिभुजाकार अवयव आप लिख सकते हैं, नोट्स बनाते चलेंगे। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं कि जब भी आप वीडियो देखते रहें तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें, ताकि जो भी चीज़ हम बोलते हैं उसको आप नोट्स करते जाएं। तो देखिए त्रिभुजी अवयव या तो त्रिभुजाकार अवयव एक ही नाम है, इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए नाम से ही पता चलता है, ट्रेंगुलर का मतलब होता है कि ये ट्रेंगल का शेप बनेगा, ठीक है। ये ट्रेंगल का एक शेप बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो ट्रेंगुलर अवयव क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक वर्ग अवयव ए आई जे, ये कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसका एलिमेंट ए आई जे के रूप में है। तो एक वर्ग अवयव एक त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण, देखिए यदि मुख्य विकर्ण डायगोनल मैट्रिक या सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार अवयव बोलते हैं या त्रिभुजी अवयव बोलते हैं। तो फिर से इसको देख लेते हैं।
तो वैसा वर्गाव्यूह, ध्यान से सुनिए, वैसा वर्गाव्यूह त्रिभुजाकार या त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण, यदि मुख्य विकर्ण, ठीक है, यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर, मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे के सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो मुख्य विकर्ण के या तो ऊपर और या तो नीचे के अवयव अगर शून्य हो जाएगा तो वैसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुजी आव्यूह बोलेंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो यहाँ पे वर्ड दिख रहा है शब्द या का मतलब होता है कि या तो मुख्य विकर्ण के या तो ऊपर वाला या तो नीचे, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए जीरो, दोनों अगर एक साथ जीरो हो गया तब वहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको हम लोग त्रिभुजाकार आव्यूह नहीं बोलेंगे। तो त्रिभुजाकार आव्यूह होने के लिए या तो मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला जीरो होना चाहिए या तो मुख्य विकर्ण के नीचे वाला जीरो होना चाहिए। तब यहाँ पे आपको, आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं कि सर अगर त्रिभुजाकार आव्यूह है तो आप कह रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के या तो ऊपर या तो नीचे होना चाहिए, तो इसको दिखाएंगे कैसे? इसको दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट कीजिए, इसके आगे मिलेगा तो आपको अभी आपको दिखाएंगे कि इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। तो अब देखिए यहाँ पे दो केसेज आ रहा है कि त्रिभुजाकार आव्यूह होने के लिए मुख्य विकर्ण के या तो ऊपर वाला शून्य होना चाहिए और या तो मुख्य विकर्ण के नीचे वाला अवयव शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी को लेकर के त्रिभुजाकार आव्यूह को दो पार्ट में जो है, दो भाग में जो है बांट दिया गया है। इसका मतलब कि त्रिभुजाकार आव्यूह को जो है कितने प्रकार में बांटा गया, दो प्रकार में, जिसमें जिसमें पहले वाले का नाम रखा गया कि उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह या तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, और दूसरे का नाम है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। यहाँ पे देखिए निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, इसका मतलब कि त्रिभुजाकार आव्यूह को भी कितने पार्ट में बांटा गया, दो। तो यहाँ से फिर से क्लियर हो जाइए कि जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के या तो ऊपर वाला सभी अवयव जीरो होना चाहिए या तो नीचे वाला सभी अवयव जीरो होना चाहिए, तो उसको हम लोग त्रिभुजाकार आव्यूह बोलेंगे। अब इस त्रिभुजाकार आव्यूह को दो भाग में बांटा गया। पहले वाले का नाम है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, यानी इसी को हम लोग दूसरे नाम से उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह बोलते हैं। तो उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह का मतलब क्या होता है कि इसमें इसमें जो वर्ग आव्यूह होगा उसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाला सभी अवयव जीरो होगा। इसमें मुख्य विकर्ण के सभी नीचे वाला अवयव क्या होगा, जीरो होगा। तब वैसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह बोलते हैं या तो उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह बोलते हैं। तो चलिए हम लोग डिफिनीशन समझते हैं। तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है, वैसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सब नीचे के सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव अगर शून्य हैं तब वैसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह या तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो देखिए उच्च त्रिभुजाकार का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये मुख्य विकर्ण है, तो इस मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो अगर मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हैं तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह बोलेंगे। तो देखिए नाम के अनुसार काम उल्टा है इसका। उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह में दिया है कि मुख्य विकर्ण के नीचे वाला सभी अवयव शून्य होना चाहिए, तब उसको हम लोग उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका हो गया। कुछ और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे ए इक्वल टू जैसे 2507। तो यहाँ देखिए ये दो कोटि के 2 बाई 2 कोटि का है, तो 2 बाई, तो ये आपका 2 बाई 2 कोटि यहाँ देख सकते हैं। देखिए फिर से यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था उसमें। तो यहाँ पे हो गया आपका, देखिए फिर से, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ये, इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह बोलेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे ए इक्वल टू 2307, 2 बाई 2 कोटि का है। तो यहाँ पे देखिए इसका ये मुख्य विकर्ण होगा, तो मुख्य विकर्ण के नीचे का जो अवयव है यहाँ पे जीरो है, इसीलिए हम लोग इसको, इस आव्यूह को क्या नाम देंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह या तो उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट,
उसके बाद है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है? निम्न त्रिभुजाकार अवयव का मतलब देखिए इसी का उल्टा है। अगर उसमें उच्च त्रिभुजाकार अवयव था, उच्च त्रिभुजाकार अवयव, तो उसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाला अवयव 0 था। लेकिन अगर निम्न त्रिभुजाकार अवयव होगा तो उसके मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला अवयव 0 होगा। तो देखिए इस एग्जाम्पल, इस जो है पॉइंट को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि याद रखिएगा कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव होता है, एक ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला, मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तब वैसे वर्ग अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे? निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो इसमें आप याद रखेंगे कि अगर मुख्य विकर्ण के नीचे वाला अवयव शून्य होगा तो उसको उच्च त्रिभुजाकार अवयव बोलेंगे। अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला अवयव शून्य होगा सब, तो उसको क्या बोलेंगे? निम्न त्रिभुजाकार अवयव। उल्टा याद रखना है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए। इसका मतलब कि त्रिभुजाकार अवयव कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक को बोलते हैं उच्च त्रिभुजाकार अवयव, उसी को दूसरे नाम से ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, और एक को बोलते हैं हम लोग निम्न त्रिभुजाकार अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्लियर हो गया। तो आज हम लोग टोटल अवयव के प्रकार पढ़ लिए। तो अवयव के प्रकार में आप सबसे पहले क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग देखे क्या, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ऐसी ओरल में। पंक्ति अवयव, एक लाइन में याद रखिएगा कि पंक्ति अवयव वैसा अवयव होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, उसको पंक्ति अवयव बोलते हैं। स्तंभ क्या होता है? जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, उसको स्तंभ अवयव बोलते हैं। तीसरा है एकल। एकल का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक अवयव होगा। इसका मतलब कि इसमें पंक्ति भी एक होती है, स्तंभ भी एक होती है, तो उसको हम लोग एकल अवयव बोलते हैं। इसके बाद है शून्य अवयव, वैसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इसको हम लोग किससे, यहाँ से देखिए ओ से सूचित करते हैं। याद रहना चाहिए कि सभी अवयव अगर शून्य है तो इसको क्या बोलेंगे? शून्य अवयव। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, उसको हम लोग वर्ग अवयव बोलते हैं। और ये आपको जो दिख रहा है A11, A22, A33, ये जो लाइन आप खींच रहे हैं इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो डायगोनल जैसा दिख रहा है विकर्ण, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण के अवयव A11, A22, A33 कहलाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में ही एक चीज़ और है कि जिसमें देखिए, जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं उसको वर्ग अवयव बोलते हैं, और जिसमें पंक्ति स्तंभ बराबर नहीं होते हैं उसको कौन सा अवयव बोलते हैं? आयताकार अवयव। याद रखेंगे। उसके बाद आता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव का मतलब होता है एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अलावे सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, उसको हम लोग विकर्ण अवयव बोलते हैं। उसके बाद इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी आपको बताया ऐसे, डायगोनल। अब देखिए उसके बाद है इकाई या तत्समक अवयव। इकाई का मतलब होता है एक। तो देखिए जिस अवयव में, जिस वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 1 होंगे और उसके अलावा जितना भी शेष अवयव होगा वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, इकाई अवयव को हमेशा IN से सूचित किया जाता है। N क्या है? इसकी कोटि है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े आगे? अदिश अवयव। अदिश अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उसके अलावा जितने भी अवयव है वो सब क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो वैसे अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश अवयव बोलेंगे। और इसमें आपको नोट्स में याद रखना है कि जितने भी इकाई अवयव और शून्य वर्ग अवयव होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? अदिश अवयव कहलाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है? एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के या तो नीचे वाला सभी अवयव शून्य होना चाहिए या तो ऊपर वाला सभी अवयव शून्य होना चाहिए। तो वैसे अवयव को त्रिभुजाकार अवयव बोलते हैं। अब इसमें दो कीवर्ड है। त्रिभुजाकार अवयव को दो भाग में बांटा गया है। त्रिभुजाकार अवयव को कितने भाग में? दो भाग में। एक को बोलते हैं उच्च त्रिभुजाकार अवयव या तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और या तो इसको देखिए दूसरे को निम्न त्रिभुजाकार अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप याद रखेंगे उच्च त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। उच्च त्रिभुजाकार अवयव उसको बोलेंगे जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होना चाहिए, और निम्न त्रिभुजाकार अवयव उसको बोलेंगे जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला सभी अवयव शून्य होना चाहिए। अब आपको इसमें कुछ कुछ ट्रिक्स बता देते हैं।
जैसे देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि विकर्ण अवयव अगर कभी कभी आता है कंपटीशन में क्वेश्चन कि विकर्ण अवयव में शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक वर्ग अवयव दिया हुआ है 3 कोटि का। कितने कोटि का है? 3। 1 2 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 3/3 कोटि का है। तो अगर आपको डायरेक्ट पूछ दे कि विकर्ण अवयव में आने वाले अवयवों की संख्या क्या होगी, तो उसके लिए आप फार्मूला याद रखेंगे। विकर्ण अवयव में आने वाले अवयवों की संख्या बराबर होती है n स्क्वायर माइनस एन। एन स्क्वायर माइनस एन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक से याद रखेंगे। एन स्क्वायर माइनस एन, जिसमें एन क्या होता है? ऑर्डर। एन क्या होता है? ऑर्डर। कोटि, कितने कोटि का वर्ग अवयव, ये एन का मान होगा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए इसमें अगर शून्यों की संख्या निकालनी होगा आपके लिए फार्मूला क्या है? एन स्क्वायर माइनस एन। एन स्क्वायर माइनस एन। चलिए फार्मूले के अनुसार इसको निकालते हैं। शून्यों की संख्या कितनी, गिन के आप नहीं निकालेंगे। बोलिए इसकी कोटि कितनी है? 3/3। मतलब कि ये जो अवयव है कितनी कोटि का है? 3 कोटि का। तो अगर 3 कोटि का है तो हम क्या करेंगे कि इसमें एन की जगह पे 3 रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 माइनस 3 कितना होगा? 6। अब यहाँ देख सकते हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6। तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो याद रखिएगा किसी विकर्ण अवयव में कुल शून्यों की संख्या बराबर कितनी होती है? एन स्क्वायर माइनस एन। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए आगे हम लोग आगे क्या आपको एक चीज़ और बता देते हैं इसी में। ये जो वर्ग अवयव है, ये जो वर्ग अवयव है इसमें सारा खेल मुख्य विकर्ण से है। मुख्य विकर्ण आप समझ गए, A11 A22 A33 होता है ऐसे। इसी पे एक चीज़ और आपको पढ़ा देते हैं, ट्रेस निकालने के लिए कोई भी वर्ग अवयव का ट्रेस कैसे निकालते हैं। तो वर्ग अवयव का ट्रेस क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए अदिश अवयव हो गया, त्रिभुजाकार हो गया। अब देखिए अवयव का ट्रेस, कोई भी अगर आपको वर्ग अवयव दिया है तो उसका ट्रेस निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई के लिए, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आते हैं उसमें ट्रेस निकालने के लिए। तो याद रखिएगा ट्रेस क्या होता है। तो किसी भी वर्ग अवयव में आप जानते हैं कि कोई भी वर्ग अवयव होगा तो उसमें मुख्य विकर्ण होता है। तो किसी भी वर्ग अवयव के अगर मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को हम लोग योग कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, तब वह योगफल जो है उस जो है वर्ग अवयव का क्या कहलाएगा? ट्रेस कहलाएगा। तो किसी वर्ग अवयव का ट्रेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मुख्य विकर्ण के अवयव को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ डिफिनीशन है, एक वर्ग अवयव ए के मुख्य विकर्णों के अवयवों का योगफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल जो है क्या कहलाएगा? उस अवयव ए का ट्रेस कहलाएगा। इसका मतलब एक चीज़ और क्लियर है कि हमेशा ट्रेस जो है केवल वर्ग अवयव का ही परिभाषित होगा। तो याद रखेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रेस कैसे अवयव का परिभाषित होता है। तो ट्रेस हमेशा कैसे अवयव का परिभाषित होगा? वर्ग अवयव का। और वर्ग अवयव का ट्रेस क्या होता है कि जो भी उसका मुख्य विकर्ण का अवयव है उन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, योग कर देंगे। और योग करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा, जो भी मान आएगा, वही उस वर्ग अवयव का क्या कहलाएगा? ट्रेस कहलाएगा। और ए के ट्रेस को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे टी आर ऑफ ए। देखिए टी आर लिख के यहाँ ए लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए, इसको क्या पढ़ते हैं? ट्रेस ऑफ ए। तो ए का ट्रेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मुख्य विकर्ण के अवयव को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो मुख्य विकर्ण कौन होता है? जिसमें आई और जे दोनों बराबर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला ये है आपका। जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए कोई एक वर्ग अवयव है जिसका अवयव है, थोड़ा सा इसमें बढ़ा देते हैं, जिसका अवयव है ऐसे 2 3 4 1 2 1 7 5 2 हो गया। कितने कोटि का है? 3/3 कोटि का है। तो बोलिए 3/3 कोटि का अगर हो गया तो इसका मुख्य विकर्ण कौन दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है। इसको हम बदल देते हैं, थोड़ा सा इसको 3 कर देते हैं, एक जैसा दिख रहा है। 3 हो गया, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण कौन है? ये दिख रहा है आपको मुख्य विकर्ण। तो जो भी मुख्य विकर्ण अगर इसका ट्रेस निकालना होगा तो ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या होगा? 2 + 2 + 3, यही होगा। देखिए 2 + 2 + 3 यानी कितना होगा? 3 2 5 और 2 7, यहाँ टोटल 7। तो इस वर्ग अवयव का ट्रेस कितना हो जाएगा? 7। तो कोई भी वर्ग अवयव का ट्रेस निकालने के लिए उसके मुख्य विकर्ण के अवयव को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे।
तो 2 + 2 + 3 बराबर कितना आ गया 7। तो इस वर्ग अवयव का ट्रेस कितना होगा 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो किसी भी वर्ग अवयव का ट्रेस निकालने के लिए उसके मुख्य विकर्ण के अवयव को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ के गुण हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रेस का कुछ गुण होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो वर्ग अवयव है। पहला वर्ग अवयव है मान लीजिए ए है जो n/n कोटि का है, दूसरा बी है जो n/n कोटि का है, और लैम्डा एक अदिश राशि है। लैम्डा कैसी राशि है अदिश राशि है। लैम्डा का प्रॉपर्टी है इसमें। तो लैम्डा एक अदिश राशि है मान लेते हैं। तो देखिए यदि ए एक वर्ग अवयव है, दूसरा बी एक वर्ग अवयव है और लैम्डा एक अदिश राशि है, तो इसका पहला प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी अवयव के ट्रेस का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है पहला, देखिए ट्रेस ऑफ लैम्डा है। इसका मतलब कि अगर कोई वर्ग अवयव में किसी अदिश का गुणा है और उसका ट्रेस निकालना है ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, तो हम क्या करेंगे उस अदिश राशि को बाहर कर देंगे, लैम्डा को बाहर कर देंगे और उस वर्ग अवयव का ट्रेस निकाल देंगे। उस वर्ग अवयव को क्या निकालेंगे ट्रेस। इसका मतलब कि लैम्डा को बाहर कर देंगे और जो भी वर्ग अवयव होगा उसका ट्रेस निकाल करके या फिर लास्ट में लैम्डा का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेस ऑफ लैम्डा ए बराबर क्या होगा, लैम्डा को बाहर करके ट्रेस ऑफ ए कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर ट्रेस ऑफ ए माइनस बी है, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब कि अगर दो वर्ग अवयव माइनस में है और उसका ट्रेस निकालना है तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। तो ट्रेस ऑफ ए माइनस बी बराबर कितना होगा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। क्लियर है। इसको आप अलग अलग एग्जाम्पल से बना सकते हैं, ठीक है। अब नहीं अगर बनेगा तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको एक एक एग्जाम्पल को जो है एग्जाम्पल के द्वारा इसको जो है समझा देंगे फिर दोबारा। पहले अपने से ट्राई कीजिए। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी है। ए बी का मतलब होता है कि ए का गुणा किससे करना है बी से। तो अगर ए का गुणा बी से करेंगे तो ए और बी का गुणनफल हो जाएगा। ये हम लोग गुणा में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ये सब चीज़ें हम लोग गुणनफल में, देखिए ये आपका ट्रांसपोज है, परिवर्त है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस अभी के लिए बस प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होगा। ट्रेस ऑफ ए बी यानी अगर ए और बी का गुणा करके ट्रेस निकालें तो वो बराबर होगा बी और ए के गुणा के ट्रेस के बराबर होगा। तो ए बी और बी ए, ये याद रखेंगे कि ए और बी का गुणा करके अगर उसका ट्रेस निकालें तो उसका मान किसके बराबर होगा, बी का अगर ए से गुणा करके ट्रेस निकालें तो उन दोनों के मान आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि ट्रेस ऑफ ए का जो ट्रेस होता है वो ट्रेस ऑफ ए डैश का मतलब होता है परिवर्त। इसको हम लोग परिवर्त पढ़ते हैं ट्रांसपोज। इसको ए डैश का मतलब इसको ए का ट्रांसपोज ऑफ ए इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए यानी ए का परिवर्त। तो याद रखेंगे ट्रेस ऑफ ए बराबर होता है ट्रेस ऑफ ए डैश, या तो इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं ट्रेस ऑफ ए डैश, ऐसे साइन देते हैं। ए के ऊपर टी लिखा रहा है कहीं भी तो आप उसको ट्रांसपोज पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए डैश या ट्रेस ऑफ ए डैश, इसे लिखा जाता है। अब देखिए आई एन का मतलब क्या होता है इकाई अवयव। इकाई अवयव का ट्रेस हमेशा एन के बराबर होगा। इकाई अवयव का ट्रेस हमेशा किसके बराबर होगा एन के बराबर। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमारे पास इकाई अवयव है 1001। चलिए 2 कोटि का ले लेते हैं। तो इसका ट्रेस निकालेंगे तो क्या होगा इसके योगफल के बराबर होगा। तो एक और एक कितना होगा 2। तो देखिए अगर 2 कोटि का है तो 2 आया, ठीक है। तो जितने कोटि का होगा उतना ही होगा आपका मान। तो अगर इकाई अवयव जितने कोटि का होगा उसका ट्रेस उसी कोटि के बराबर होगा। अब देखिए ट्रेस ऑफ जीरो, शून्य का ट्रेस क्या होता है, शून्य का ट्रेस हमेशा ही शून्य होगा। यानी शून्य अवयव का ट्रेस हमेशा क्या होता है शून्य होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ट्रेस ऑफ ए बी कभी भी ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी के बराबर नहीं होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, ये बराबर होगा बट ये बराबर नहीं होगा। ट्रेस ऑफ ए बी कभी भी ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी के बराबर नहीं होगी। आप गलती नहीं करेंगे इसके जैसा, ठीक है। ये इसमें माइनस में होगा लेकिन इसमें प्रोडक्ट में नहीं होगा। प्रोडक्ट में क्या होगा कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ये हम लोग जब गुणनफल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से जानेंगे
कि ए बी बी ए के बराबर क्यों होता है, ए बी बी ए के बराबर क्यों होगा, और इसका प्रूफ भी उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें ए बी और बी ए ये प्रॉपर्टी है सब, उसमें हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट में या गुणा में कि ए बी ए के बराबर क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। जितना भी आपके मन में क्वेश्चन होगा सब उसी में हम लोग देखेंगे। तो बस अभी के लिए प्रॉपर्टी इतना ही याद रखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रॉपर्टी ट्रेस का है, और ट्रेस का प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ लिए, आव्यूह के प्रकार। और आव्यूह के प्रकार में एक वर्ग आव्यूह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वर्ग आव्यूह में ही एक निकल के आया ट्रेस। किसी भी आव्यूह वर्ग आव्यूह का ट्रेस कैसे निकालते हैं, उसके मुख्य विकर्ण के अवयव को जोड़ देते हैं, उसमें कुछ हम लोग प्रॉपर्टी भी देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अब हम लोग आव्यूह का अलजेब्रा पढ़ेंगे। इसका मतलब कि हम लोग दो आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग जो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल में यूट्यूब चैनल खोलेंगे, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारा जो वीडियो अपलोड किया हुआ रहेगा वो आपके मोबाइल पे पहले पहुंचेगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों को, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, ठीक है, जिनको भी ज़रूरत है, जो भी पढ़ रहे हैं आपके साथ मित्र दोस्त, उन सबको आप शेयर करें। थैंक यू।